स्थायी जेपी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण के सिताब दियारा में हुआ था। जेपी का घर लाला टोला के घाघरा नदी के किनारे पर था, जहां पर आए दिन बाढ़ आती थी। बाढ़ के कारण जेपी का घर आए दिन किसी न किसी तरह से बाढ़ से प्रभावित होता था। इस कारण बचपन में ही जेपी का परिवार इस जगह से हटकर कुछ किलोमीटर आगे शिफ्ट हो गया। ये जगह अब उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जेपी का जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवकी बाबू और माता का नाम फूलरानी देवी था। उनके पिता स्टेट गवर्नमेंट के कैनल विभाग में काम करते थे। 9 साल की उम्र में जेपी पटना आ गए और 7वीं क्लास में उन्होंने अपना एडमिशन करवाया। स्कूली दिनों के दौरान ही जेपी सरस्वती, प्रभा और प्रताप जैसी पत्रिकाएं पढ़ने लगे। उन्होंने मैथिली शरण गुप्त और भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे बड़े लेखकों की रचनाओं को पढ़ना शुरू किया, जिसमें कई राजपूत वीरों की वीर गाथाओं का वर्णन हुआ करता था। इसी दौरान उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता और श्री कृष्ण के अनमोल वचन का भी अध्ययन किया। स्कूल के दिनों में ही उनके लिखे एक निबंध को निबंध प्रतियोगिता में बेस्ट एसे का अवार्ड मिला। 1918 में स्कूली शिक्षा समाप्त कर उन्होंने स्टेट पब्लिक मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट पाया। 1920 में जयप्रकाश का विवाह प्रभावती देवी से हुआ था। विवाह के समय जेपी 18 साल के थे, जबकि प्रभावती देवी 14 साल की थी। विवाह के बाद चूंकि जेपी पटना में रहते थे, ऐसे में पत्नी के साथ उनका रहना संभव नहीं था। महात्मा गांधी के न्योते पर उनकी पत्नी प्रभावती देवी महात्मा गांधी के आश्रम में सेवा करने चली गईं। प्रभावती देवी ने ही पति जयप्रकाश नारायण को गांधी जी से मिलने की सलाह दी थी। ब्रिटिश सरकार के रॉलेट एक्ट के खिलाफ असहयोग आंदोलन में मौलाना आजाद के भाषण का जेपी पर गहरा असर हुआ। इस भाषण में मौलाना आजाद ने लोगों से अंग्रेजी हुकूमत की शिक्षा को त्यागने की बात कही थी। मौलाना के तर्कों से जयप्रकाश नारायण बहुत प्रभावित हुए और पटना लौटकर परीक्षा के 20 दिन पहले ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। इसके बाद जेपी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा स्थापित बिहार विद्यापीठ में अपना एडमिशन कराया और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा के पहले विद्यार्थियों में एक हुए। पटना से शुरुआती पढ़ाई करने के बाद वो शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। 20 साल की उम्र में 8 अक्टूबर 1922 को जेपी जानूस नाम के कार्गो शिप से अमेरिका के कैलिफोर्निया पहुंचे। जनवरी 1923 में इन्हें बर्कले में एडमिशन मिला। अपनी फीस भरने के लिए उन्होंने कभी किसी मिल फैक्ट्री में तो कभी होटलों में बर्तन धोने का काम, कभी गैरेज में गाड़ी बनाने का काम भी किया। इसी दौरान बर्कले की फीस दोगुनी कर दी गई और मजबूरन जेपी को बर्कले विश्वविद्यालय छोड़कर यूनिवर्सिटी ऑफ लोया में एडमिशन लेना पड़ा। यहाँ उन्होंने अपने पसंदीदा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी की पढ़ाई की। इस दौरान वो मार्क्सवाद से बहुत प्रभावित हुए। सोशियोलॉजी पर उनका लिखा पेपर सोशल वेरिएशन साल का सबसे अच्छा पेपर साबित हुआ। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान उनके मन में भारत को आजाद देखने की लौ जल रही थी। यही वजह रही कि वो स्वदेश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए। अमेरिका से पढ़ाई करने के बाद जेपी 1929 में स्वदेश लौटे। उस वक्त वो घोर मार्क्सवादी हुआ करते थे। वो सशस्त्र क्रांति के जरिए अंग्रेजी सत्ता को भारत से बेदखल करना चाहते थे। हालांकि बाद में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने और आजादी की लड़ाई में भाग लेने के बाद उनके दृष्टिकोण में बदलाव आया। नेहरू के कहने पर जेपी कांग्रेस के साथ जुड़े। इस दौरान पटना के कदम कुआं में अपने खास दोस्त गंगा शरण सिंह के साथ एक ही घर में रहते थे। लेकिन आजादी के बाद नेहरू की कोशिश के बावजूद वो उनके मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। वो सत्ता में पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने में विश्वास रखते थे। 1932 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ब्रिटिश पुलिस ने जेपी को जेल में डाल दिया। ब्रिटिश हुकूमत ने इन्हें नासिक जेल में रखा, जहां जेपी की मुलाकात राम मनोहर लोहिया, मीनू मस्तानी, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, बसवंत सिन्हा, यूसुफ देसाई, सीके नारायण स्वामी और दूसरे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से हुई। इन सब के मिलने से कांग्रेस में वामपंथी धड़े की शुरुआत हुई, जिसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहा गया। इस पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण हुए।
1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन नेताओं को दोबारा गिरफ्तार करने के बाद हजारीबाग जेल में रखा गया। इस दौरान जेपी योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण सिंह, गुलाब चंद्र गुप्ता, रामनंदन मिश्र, शालिग्राम सिंह और अपने अन्य क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर जेल के अंदर ही आजादी के आंदोलन की योजनाएं बनाने लगे। भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के कारण देश भर में लोग उन्हें जानने लगे। आजादी के बाद जेपी को ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया। ये दल भारत का सबसे बड़ा श्रमिक दल है। इस पद पर जेपी 1947 से 1953 तक रहे। बहत्तर वर्ष की उम्र में जेपी ने 8 अप्रैल 1974 को पटना में मौन जुलूस निकाला। इस जुलूस पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं। इसके बाद 5 जून को जेपी ने पटना के गांधी मैदान में एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया। इस सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि ये एक क्रांति है। हम लोग यहाँ केवल तात्कालिक विधानसभा के विलय देखने के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं, बल्कि ये हमारे रास्ते का पहला पड़ाव है। इसी के साथ जेपी ने बिहार के छात्रों के साथ मिलकर आंदोलन की शुरुआत की। यह छात्र आंदोलन लगातार बढ़ता गया और छात्रों के अलावा आम लोग भी इससे जुड़ने लगे। यही आंदोलन आगे चलकर जेपी आंदोलन कहलाया। इस आंदोलन को जयप्रकाश नारायण ने शांतिपूर्ण संपूर्ण क्रांति का नाम दिया। संपूर्ण क्रांति आंदोलन में 7 क्रांतियां शामिल हैं: राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति। पांच जून 1975 को अपने प्रसिद्ध भाषण में जयप्रकाश नारायण ने कहा था, भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना आदि ऐसी चीजें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वे इस व्यवस्था की ही उपज हैं। वे तभी पूरी हो सकती हैं जब संपूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए, और संपूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए क्रांति, संपूर्ण क्रांति आवश्यक है। पांच जून 1975 की विशाल सभा में जेपी ने पहली बार संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। उनका कहना था कि इंदिरा सरकार को गिरना ही होगा। ये क्रांति उन्होंने बिहार और भारत में फैले भ्रष्टाचार की वजह से शुरू की थी। बिहार में लगी चिंगारी कब पूरे भारत में फैल गई पता ही नहीं चला और आखिरकार इंदिरा सरकार को जाना पड़ा। जेपी पहले नेता थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व किया। जयप्रकाश नारायण की निगाह में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार भ्रष्ट और अलोकतांत्रिक होती जा रही थी। साल 1975 में निचली अदालत में इंदिरा गांधी पर चुनावों में भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो गया और जयप्रकाश नारायण ने उनके इस्तीफे की मांग की। अपनी सरकार और कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी और जयप्रकाश नारायण के साथ 600 से ज्यादा विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दी गई। ये भारतीय राजनीतिक इतिहास का सबसे काला अध्याय है। सरकार के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 लाख से ज्यादा लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने राष्ट्रकवि दिनकर की कविता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है पढ़ी। इसके बाद सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब जयप्रकाश नारायण को पुलिस रामलीला मैदान से पकड़कर ले जा रही थी तो वो हाथ ऊपर उठाकर लोगों से क्रांति को आगे बढ़ाए रखने की अपील कर रहे थे। उनकी इस तस्वीर ने आंदोलन को और हवा दे दी। जिस समय जेपी को गिरफ्तार किया गया उस समय बिहार में बाढ़ आई हुई थी। उन्होंने सरकार से 1 महीने की पैरोल की मांग की ताकि बाढ़ का जायजा ले सके, लेकिन उन्हें पैरोल नहीं मिला। इसी बीच उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। 24 अक्टूबर को अचानक जेपी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। इसके बाद 12 नवंबर को उन्हें रिहा कर दिया गया। इलाज के दौरान उन्हें किडनी की बीमारी का पता चला। उनकी किडनी खराब हो चुकी थी और वो डायलिसिस पर थे। इंदिरा गांधी ने लगभग 2 साल के बाद 18 जनवरी 1977 को देश से इमरजेंसी हटा दी और चुनावों की घोषणा की।
जेपी के नेतृत्व में जनता पार्टी का गठन किया गया। जनता पार्टी ने 1977 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के खिलाफ जीत दर्ज की। देश में पहली बार केंद्र में एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी। हालांकि यह सरकार अपना टर्म पूरा नहीं कर सकी और बीच में ही गिर गई। लेकिन इस आंदोलन से कई छात्र नेता राजनीति की मुख्य धारा में आए। जेपी की इस क्रांति का असर न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम छोटे देशों पर भी पड़ा। जेपी के करिश्माई नेतृत्व का ही असर था कि 1977 में हुए चुनाव में नेता पीछे थे और जनता आगे थी। उनके अहिंसावादी आंदोलन को देखकर कुछ लोगों ने उन्हें आजाद भारत के गांधी की उपाधि दी थी। जयप्रकाश नारायण ही वो शख्स थे जिन्हें गुरु मानकर आज के अधिकतर नेताओं ने मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री पद तक की यात्रा की है। लालू यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, जॉर्ज फर्नांडिस और सुशील कुमार मोदी जैसे तमाम नेता कभी जयप्रकाश नारायण के चेले माने जाते थे। जयप्रकाश नारायण के हुंकार पर नौजवानों का जत्था सड़कों पर निकल पड़ता था। बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में आग बनकर भड़क उठी। जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण घर घर में क्रांति का पर्याय बन गए। 1977 में जेपी के आंदोलन के कारण इंदिरा को हराकर जब जनता पार्टी सत्ता में पहुंची तो 24 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में विजय रैली का आयोजन किया गया। लेकिन खुद जेपी ही उस रैली में नहीं पहुंचे। अपनी राजनीतिक विजय के सबसे बड़े दिन जेपी गांधी शांति प्रतिष्ठान से निकलकर रामलीला मैदान जाने की जगह सफदरजंग रोड की 1 नंबर कोठी में गए, जहां पहली बार हारी हुई इंदिरा गांधी बैठी हुई थी। जेपी से मिलकर इंदिरा के आंसू निकल गए। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरत की बात यह थी कि अपनी पराजित बेटी के सामने चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने के बावजूद जेपी भी रो रहे थे। जेपी ने 77 साल की उम्र में अपने जन्मदिन 11 अक्टूबर से 3 दिन पहले 8 अक्टूबर 1979 को पटना में अंतिम सांस ली। उनके सम्मान में तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। उनकी मौत से जुड़ा एक अजब किस्सा यह है कि उनकी मृत्यु से पहले ही तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने गलती से उनकी मौत की घोषणा कर दी थी। उस समय जेपी हॉस्पिटल में भर्ती थे। जब उन्हें इस बारे में पता चला तो जेपी मुस्कुरा दिए। इंदिरा को हराने वाले जेपी की पत्नी प्रभावती देवी इंदिरा को अपनी बेटी मानती थी, क्योंकि इंदिरा उनकी सखी कमला नेहरू की बेटी थी। कहते हैं कि अगर प्रभावती देवी जीवित रहती तो शायद जेपी ऐतिहासिक आंदोलन ही नहीं खड़ा कर पाते। 1973 में कैंसर से प्रभावती देवी की मौत के बाद जेपी बहुत अकेले पड़ गए। इस दुख से उबरने में जेपी को करीब 1 साल लग गए और उसके बाद जेपी ने जो आंदोलन खड़ा किया उसने इतिहास रच दिया। जेपी इंदिरा गांधी की प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ थे। 1974 में ही पटना में छात्रों ने आंदोलन की शुरुआत की। आंदोलन में शामिल होने के लिए जेपी ने शर्त रखी कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक रहेगा। जयप्रकाश नारायण को 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1999 में उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। उन्हें FII फाउंडेशन की तरफ से राष्ट्रभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। एक बार जयप्रकाश नारायण अपने किसी जापानी मित्र के साथ उत्तर प्रदेश की यात्रा पर थे। रास्ते में कई जगह लोगों को हंसी मजाक करते देख जापानी मित्र ने उनसे मजाकिया अंदाज में कहा, तुम्हारा भारत तो बड़ा अमीर देश लगता है। इतनी गरीबी होने के बावजूद लोग खाली बैठे हंसी मजाक कर रहे हैं। ये निकम्मापन या तो समृद्ध देशों में होता है या कमजोर शासन व्यवस्था में। जापान में इस तरह कोई भी खाली बैठा नहीं मिलता है। अपने मित्र के तंज पर जेपी ने जवाब दिया, यही हमारी संस्कृति की विशेषता है। यहाँ लोग मुश्किल हालात में भी खुशियां ढूंढ लेते हैं। जिसे तुम निकम्मापन कह रहे हो, यही इनकी विशेषता है जो एक दूसरे से जोड़े रखती है। इसी के दम पर हमारा देश हजारों सालों से तमाम उतार चढ़ाव झेलता आ रहा है। तुम देखोगे, इसी ताकत के सहारे हमारा देश एक दिन आर्थिक बुलंदियों को भी छुएगा।
अप्रैल 1972 में जेपी के कहने पर चंबल के 400 से ज्यादा डकैतों ने एक साथ आत्मसमर्पण कर दिया था। एक दिन अचानक 1 लाख का इनामी डकैत माधव सिंह उनके घर पहुंच गया और आत्मसमर्पण करवाने की जिद करने लगा। इसे देखकर जेपी खुद हैरान रह गए। जयप्रकाश नारायण ने शुरुआत में उसे टालने की कोशिश की, लेकिन वो ना सुनने के लिए तैयार नहीं था। बाद में जेपी मान गए और उन्होंने 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को इसे लेकर एक पत्र लिखा। इसके बाद उन्होंने और उनकी टीम ने चंबल घाटी शांति मिशन के तहत बुंदेलखंड के इलाकों में बागी गैंग से संपर्क कर उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार करने का काम शुरू कर दिया। उनकी कोशिशों के बाद 400 से ज्यादा इनामी डकैतों ने अप्रैल 1972 में आत्मसमर्पण कर दिया। आजादी के बाद जेपी आचार्य विनोबा भावे से बहुत प्रभावित हुए और उनके सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। जेपी ने लंबे वक्त तक ग्रामीण भारत में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। उन्होंने आचार्य विनोबा भावे के भूदान के आह्वान का पूरा समर्थन किया।